नमस्कार बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। 3 टर्म्स तो ये हैं हमारे पास, और इसके अलावा हम डिटेल में पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन डिफरेंट मटेरियल्स। कंडक्टर के केस में क्या होगा, अलॉयज़ के केस में क्या होगा, और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, और इस फॉर्मूले में जो R है, R को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए, वेयर सारे जो टर्म्स हैं वो वही हैं जो पहले हमने यूज़ करे हैं। L लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मान लो हमारा ये वाला कंडक्टर है। एरिया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। M इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। टाउ रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में देख के हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। लेंथ वैसे ही देखो ना, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज़? रेजिस्टेंस का मतलब है, अगर आसान भाषा में बोलें, रेजिस्टेंस का मतलब कोलिजन। कोलिजन का मतलब जो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, कब कब उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको फ्लो होने में। ऑब्स्टिकल अब किसके लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे हमारा वो कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अराउंड वो इलेक्ट्रॉन भी घूम कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, एक फोर्स फील कर रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जैसे वे मूव कर रहे होते हैं तो इनके बीच में कौन आ रहे हैं, कभी फ्री इलेक्ट्रॉन खुद में आ जा रहे हैं, कभी क्या है उसका न्यूक्लियस आ जा रहा है, कभी उसका वो आइटम आ जा रहा है। ये सब आने में वो ऑब्स्टिकल्स हैं एक टाइप से। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको क्या कर रहे हैं, स्मूथली फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। तो यही ऑब्स्टिकल क्या है, इसी ऑब्स्टिकल को बोलते हैं वो रेजिस्टेंस। तो ये ऑब्स्टिकल जितना ज़्यादा लंबा होगा वायर, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे, है ना। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ज़्यादा स्पेस है, तो एरिया ज़्यादा होने से ऑब्स्टिकल कम होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आप मूव कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा स्पेस है जाने के लिए। इसके अलावा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितने हैं वो, या टेम्परेचर कितना है, या क्या बोलते हैं मटेरियल क्या है, मतलब मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है कि किस मटेरियल का बना हुआ है ना। अगर फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट भी रख दें तब भी वो काहे पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर। मटेरियल का मतलब एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो एन की वैल्यू चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसके अलावा आर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक नया पैरामीटर है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने पहले पढ़ चुके हैं, रो इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक हो गया। अब इन पैरामीटर्स को लेके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये और आसान फॉर्मूला है। तो ये हाँ, और यहीं से रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल भी लिख सकते हैं। इनकी यूनिट वगैरह हमें पता है, ओम मीटर हो जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में कौन कौन से पैरामीटर हैं, मास है, मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं। चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करेगा, वो फिर वो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। दो वैल्यूज है हमारे पास, एन और टाउ। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमें पता है कि जैसे ना टेम्परेचर स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल, गैस थ्योरी में हम पढ़ते थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है। ऐसी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। उनकी स्पीड बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन भी जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होने का मतलब टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। टाउ की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वे में भी हम समझ सकते हैं। तो हम एन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, टाउ के बारे में स्टडी करेंगे, और हमारे पास टेम्परेचर को हम या तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे,
रेजिस्टिविटी को देखेंगे। तो इसके हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस हमारे पास, अगर हमारे पास अब कंडक्टर है तब क्या होगा, कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, और एलॉयज़ के केस में क्या होगा, और तीसरा हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा। ठीक हो गया। तो कंडक्टर्स, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे हमारा कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे वो इसमें आ जाएंगे कंडक्टर्स में। एलॉयज में हमारे पास क्या क्या है, जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटन, ये हमारे पास क्या है, अलॉयज हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और भी गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इन मटेरियल्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स के केस में। कंडक्टर के केस में पता है कि जो रेजिस्टिविटी है ना, तो उसका फॉर्मूला है वो रो टी एट ए सर्टेन टी टेम्परेचर इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, where T इज द चेंज इन टेम्परेचर, 0 से लेके T तक। 0 मतलब T 0 का मतलब उसका वो इनिशियल टेम्परेचर, इसका ये मतलब नहीं कि 0 डिग्री है, इसका मतलब कि जो इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर है वो 0 को हम उसको वो कंसिडर करेंगे, T का मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ये है, लेकिन फॉर स्मॉलर टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो हमारा ये एक टाइप से लीनियर है, इसको हम स्मॉलर टर्म में देख सकते हैं, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, सिर्फ इतना है। ज़्यादा बड़े हायर टेम्परेचर में बात करेंगे तो ये आएंगे। तो प्रैक्टिकली हम नॉर्मली इन्हीं को फेस वो करते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो यहाँ से आता है अल्फ़ा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी, where T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी को हम लिख सकते हैं बहुत बार 1 अपॉन रो नॉट तो है इनिशियली जो था, और टी रो चेंज कितना हुआ, और डी टी भी लिख सकते हैं, चेंज कितना है टेम्परेचर में कितना चेंज आया उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आया, और इनिशियली कितना रेजिस्टिविटी है, ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या घट रही। तो कंडक्टर्स के केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है एक, तो दूसरी बात उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻² टू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्योंकि ये देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये भी रेजिस्टिविटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस इनवर्स में हम देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स इसकी यूनिट है। तो इतना है इसकी वैल्यू। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका है। ये हमारे कंडक्टर की बात आई। तो अगर इसका ग्राफिकली देखेंगे हम तो कंडक्टर्स के केस में जो इसका ग्राफ बनता है वो, अगर इधर को टेम्परेचर ले लें हम और इधर को रेजिस्टिविटी ले लें, अगर लॉन्ग रेंज में देखेंगे तो इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से, पैराबोलिक टाइप का, क्योंकि ये 1 प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर। बट स्मॉलर रेंज में थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे तो स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब टेम्परेचर इंटरवल के लिए, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट लीनियर है। एक छोटे से पार्ट में देखोगे तो ये लीनियर है, इस छोटे से पार्ट में देखोगे तो ये भी लीनियर है। तो ये लीनियर शो करेगा फॉर ए स्मॉलर रेंज, और उसकी वैल्यू बहुत कम होगी जब उस केस में तो ये लीनियर की तरह बिहेव करेगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कंडक्टर्स की, इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब रो टी की वैल्यू क्या होगी, रो नॉट से ज़्यादा ही होगी, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज हो रही, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है।
रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसको इस फॉर्मूले से देखेंगे हम, मान लो जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले में देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर्स के केस में, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस केस में कंडक्टर्स के केस में तो ऐसे भी समझ सकते हैं, उसको इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं कि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं हम अलॉयज़ के केस में। सेकंड है हमारे पास अलॉयज़ में नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया। इन केसेस में क्या है, इनका रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, बहुत हाई का मतलब कंडक्टर्स के कंपेयर में 40 to 50 टाइम्स ज़्यादा होगा, बट इनका जो अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है बट वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है, वेरी स्मॉल का मतलब है ये होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -6 की रेंज में डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इस रेंज में हो रहा है, मतलब इसके कंपेयर में बहुत ही छोटा है। तो इतना कम होने की वजह से क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ तो रही है, बहुत ही स्लो बढ़ रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर इसी का हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में अगर टेम्परेचर है, इधर को रेजिस्टिविटी है, तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है, लीनियरली है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये किसके लिए हो गया हमारा, अलॉयज़ के केस में। तो इसका फ़ायदा क्या है, तभी हम इन्हीं वो अलॉयज़ को यूज़ करके, नाइक्रोम, मैग्नीनियम, इनको यूज़ करके मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं, या जितने भी वो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास सेटअप्स हैं उनमें हम इन वायर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान टेम्परेचर बढ़ाने में, या टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसके रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क ना पड़े, या उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या हमें स्टैंडर्ड जब वो बनाने हैं, वो रजिस्टर्स बनाने हैं, तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। थर्ड आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर में अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी और स्मॉल भी होगा, 10⁻² की रेंज में है, डिग्री पर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस में। तो लेकिन इसमें क्या है ना, नेगेटिव होने का क्या मतलब है, कौन सा कारण है कि टेम्परेचर नेगेटिव का मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये कहने का मतलब है नेगेटिव होने का मतलब। इस फॉर्म में भी देखो तो नेगेटिव होने का मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही। तो इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से, अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है। अभी ऐसे कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इक्वल टू m/n² टाउ। देखो ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ तो डिक्रीज होना है भाई, जल्दी जल्दी टकराएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ डिक्रीज होगा। ठीक है, टाउ डिक्रीज होगा, लेकिन n क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें बॉन्ड टूटेंगे, जितने भी बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हैं उस सेमीकंडक्टर के, वो बॉन्ड टूटने लगेंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब टक्कर इन दोनों की है, टाइम घट रहा है, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, साथ में कोलिजन भी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर डोमिनेट होता है इस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपेयर टू द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए हम बोलते हैं